भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के विलक्षण लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक चिंतक थे। प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के वे 27 वर्षों तक प्रधान संपादक रहे। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर धर्मवीर भारती को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 1984 हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, 1989 सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, 1989 भारत भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, 1994 महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन। जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में उन्होंने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी प्राप्त की। घर और स्कूल के आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, बचपन में पिता की मृत्यु और उससे पैदा हुए आर्थिक संकटों ने धर्मवीर भारती को बेहद संवेदनशील और तर्कवान बनाया। दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। ठेले पर हिमालय में वे अपना परिचय कुछ इस तरह देते हैं: जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है, उनमें मैं अपने को पाता हूँ। धर्मवीर भारती की रचनाओं में प्रेम, इतिहास और समकालीन स्थितियों का सजीव चित्रण मिलता है। मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र हैं। अंधा युग नाटक में आज़ादी के बाद भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। एक जगह वे लिखते हैं, पश्चिम का अंधानुकरण करने की ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। साहित्य, विचार और स्मृति धर्मवीर भारती के अप्रकाशित निबंधों का चयन है। इसकी भूमिका में पुष्पा भारती लिखती हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती का बचपन गरीबी में बीता था। मुफलिसी इतनी थी कि वो किसी लाइब्रेरी के सदस्य नहीं बन सकते थे। उनकी किताबों के लिए दीवानगी को देखकर इलाहाबाद के एक लाइब्रेरियन ने उन्हें अपनी ज़मानत पर किताबें 5-5 दिन के लिए दीं। भारती को तो ख़जाना मिल गया। शुरुआत में भारती ने अंग्रेज़ी के नामी लेखकों के अनुवाद किए, उनकी मूल रचनाएं पढ़ीं। बाद में वो श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और पुराणों में दिलचस्पी लेने लगे। यहीं से नींव भरी उनके अपने लेखन की। दिलचस्प प्रसंग धर्मयुग से अपनी शर्तों पर जुड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से धर्मयुग के प्रधान संपादक के पद के लिए प्रस्ताव आया था। समूह के एक सदस्य ने शर्त रखी कि डॉक्टर भारती संपादक बनने के बाद अपना निजी लेखन नहीं कर सकेंगे। इस पर डॉक्टर भारती ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में समूह ने आश्वासन दिया कि उन पर कोई बंधन नहीं होगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती 1960 से 1987 तक धर्मयुग के प्रधान संपादक रहे। एक और रोचक प्रसंग है इसी संदर्भ में। डॉक्टर भारती ने धर्मयुग के मामले में ये साफ कर दिया था कि वो ये आश्वासन नहीं दे सकते कि साहित्यिक पत्रिका में वो जो बदलाव लाएंगे उसे पाठक स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पत्रिका की पाठक संख्या कम हो जाए। ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में पत्रिका लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई। धर्मयुग में प्रधान संपादक रहने के दौरान डॉक्टर भारती ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की रिपोर्टिंग भी की। सूरज का सातवां घोड़ा अपनी अलग शैली का उदाहरण है, लघु कथाओं की नई किस्सा गोई। कनुप्रिया को डॉक्टर पुष्पा भारती उनकी श्रेष्ठ कृति मानती हैं, क्योंकि इसमें राधा का चरित्र भक्तिकालीन न होकर आधुनिक और बेहद सशक्त है। उसके आगे कृष्ण भी छोटे नजर आते हैं। कनुप्रिया की राधा कृष्ण से कहती हैं कि तुमने मेरे प्रेम को छोड़कर विध्वंस के इतिहास का निर्माण किया। अंतिम पंक्तियों में वो कहती हैं, मैं दोनों बाहें खोलकर प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे स्वीकार करो और इतिहास का पुनर्निर्माण करो। भारती जी के लिए लेखन कभी शगल नहीं रहा और न रोटी कमाने का जरिया। लेखन को उन्होंने कर्म का दर्जा दिया था।
अपने लिखे शब्दों को बहुत गंभीरता से लेते थे। लिखने को दैनिक व्यायाम नहीं समझा। तभी लिखते थे जब कोई बात गहरे छू जाए या कोई विचार उन्हें मत डाले। इसी ने उनकी निबंध शैली को मौलिक और प्रखर बनाया। वे लगातार 27 वर्षों तक धर्मयुग जैसी लोकप्रिय महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक रहे, पर कभी औपचारिक संपादकीय नहीं लिखे। जब ज़रूरी समझा धर्मयुग में भी लिखा और दूसरी पत्रिकाओं में भी लिखा। विश्वास और अनास्था का अंतर्द्वंद धर्मवीर भारती के साहित्य की मौलिक विशिष्टता है। एक तरफ वो कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, हम आते हैं, हम नई चेतना के बढ़ते अविराम चरण, हम मिट्टी की अपराजित गतिमय संतानें, हम अभिशापों से मुक्त करेंगे कवि का मन। दूसरी तरफ सामाजिक संघर्षों, गिरते जीवन मूल्यों से उपजी पस्ती से कह उठते हैं, हम सबके दामन पर दाग, हम सबकी आत्मा में झूठ, हम सबके माथे पर शर्म, हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ। लेकिन यही कवि जब लिखता है, सूनी सड़कों पर ये आवारा पाँव, माथे पर टूटे नक्षत्रों की छाँव, कब तक आखिर कब तक, ये कब तक आखिर कब तक की बात कवि को झकझोरने लगती है। तब कवि गद्य की तरफ मुड़ जाता है और एक से बढ़कर एक विचारोत्तेजक निबंध रचे गए। संपादक के रूप में बदलते मंच। धर्मवीर भारती का संपादक के रूप में नाम सबसे पहले 21 अप्रैल 1947 को पद्मकांत मालवीय के अभ्युदय अखबार में आया था। 15 अगस्त 1947 से श्री इलाचंद्र जोशी ने इलाहाबाद से संगम नामक पत्रिका निकाली तो धर्मवीर भारती कुछ समय के बाद संगम में काम करने लगे। अप्रैल 1953 से जनवरी 1956 तक भारती आलोचना पत्रिका के संपादक मंडल में रहे। 1955 में लक्ष्मीकांत वर्मा के साथ मिलकर निकष साहित्यिक पत्रिका संपादित की। निकष के सिर्फ 3 अंक निकले, लेकिन सभी साहित्यिक कसौटी बन गए। पुणे से प्रकाशित राष्ट्रवाणी पत्रिका में 1957-58 में जलते प्रश्न स्तंभ में धर्मवीर भारती ने जो निबंध लिखे, उन्होंने उस समय के साहित्यिक जगत में बहुत उथल पुथल मचाई। साहित्यिक विचार मंथन का जरिया बने वो लेख। प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कहनी अनकहनी, शब्दिता, यात्रा चक्र, मुक्त क्षेत्रे, युद्ध क्षेत्रे, युद्ध यात्रा पुस्तकों में उनके गद्य की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। साहित्य विचार और स्मृति में 40 के दशक में लिखे गए धर्मवीर भारती के लेख भी हैं। लगता ही नहीं कि उन्हें लिखने वाला 20-21 साल का युवा है। इस संग्रह के कुछ उल्लेखनीय शीर्षक हैं, लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु प्रकरण, एक अद्भुत जननाट्य शैली, करगियोस, बेचारा प्रगतिवाद भी चल बसा, संस्कृत अंग्रेजी जापानी राम कथा की मिजाए बखानी, 11 सपनों का देश, एक नई भावभूमि, हिंदी का सवाल, चरित्र का संकट, समकालीन पत्रकारिता, मोड़ दर मोड़, कुछ फूल किताबों में, बादलों की चुनरी पर बिजली की गोट। कुछ फूल किताबों में गज़ल थी अहमद फराज की और दर्द भरे स्वर में गाई थी मेहदी हसन ने। अब के बिछड़े हुए शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए कुछ फूल किताबों में मिले। जिंदगी की किताब से भी कहीं ज़्यादा बेदर्द होती है बदलते इतिहास की किताब। ऐसी एक बदनसीब विदेशनी पाखुड़ी याद आती है। राजनीति के भयानक कुचक्री तूफानों से बचते बचाते एक नदी के तट पर आ लगी थी। उसे लगा था पिछले 3 वर्षों में मेरे जीवन में जो गुजरा, उसके सारे तनावों से मुक्त होकर मैं विश्राम पा सकूंगी। मैं कुल इतना चाहती थी कि उस नदी की शांत धारा तक पहुंच सकूं, उस अमर शांतिदायक नदी को देख सकूं जहां अंत में हर हिंदू पहुंचना चाहता है। आप जानते हैं ये नदी कौन सी थी और ये विदेशनी कौन थी? ये नदी थी गंगा, और भारतीय पति के अवशेष लेकर गंगा मैया के पास आई थी महामान्य स्टालिन की अभागी बेटी स्वेतलाना। 11 सपनों का देश। 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती का एक सहलेखक उपन्यास है।
जिसे कई लेखकों ने मिलकर लिखा था। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास का पहला और आखिरी अध्याय लिखा था। अन्य लेखक थे उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, इला चंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचंद जैन और कृष्णा सोबती। इन सब ने एक एक अध्याय लिखा था। यह एक प्रायोगिक रचना थी और हिंदी उपन्यास के इतिहास की अनूठी घटना थी। यह उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास की भूमिका में लक्ष्मीचंद जैन ने लिखा है, 11 सपनों का देश ऐसा उपन्यास है जो कथानक की दृष्टि से भी रोचक है और प्रयोग की दृष्टि से भी। 10 लेखकों ने ज्ञानोदय में धारावाहिक रूप से 11 अध्याय लिखकर हिंदी के इस पहले सफल सहयोगी उपन्यास का सृजन किया। लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु प्रकरण। 1970 में धर्मवीर भारती इस प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, देश विदेश के राजनेताओं और मीडिया के बयानों, स्वयं शास्त्री जी के परिजनों की मंशाओं का मंथन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस देश के अधिकांश जागरूक नागरिक दलगत राजनीति के दलदल से बुरी तरह ऊब चुके हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्रश्नों पर व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से विचार होने की पहल की जाए। वे शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने को व्यग्र हैं, क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसे राष्ट्रनेता का है जो इस देश के सामान्य जन का लोकप्रिय प्रतिनिधि था, जिसने गांधी जी की सादगी और नेहरू की शांत प्रियता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चरम संकट के क्षणों में राष्ट्र को आत्मविश्वास दिया था और बताया था कि गरीब और भूखी जनता भी आज़ादी और स्वाभिमान की कीमत जानती है। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र राष्ट्र ने पहली बार अपने दृढ़ आंतरिक व्यक्तित्व का साक्षात्कार किया था। राजनीति की खाइयाँ और साहित्य का सेतु। लोना पानी और लोनी मिट्टी का देश। नदी अशांत और चंचल है। पानी स्वाद में लोना भी और उसमें मछरिया बू भी। भाटे के समय यह पानी नीला हो जाता। अनोखे गंध और वर्ण वाला ये पानी अपने अंतहीन विस्तार में चरई स्माइल को सारी दुनिया से ठीक ही अलग रखे हुए है। दरअसल साल में सिर्फ 6 महीने इसके साथ बाकी दुनिया का संपर्क बना रहता। कुंवार के अंत से फागुन के अंत तक जैसे ही नदी से कोहरे का पर्दा जरा जरा खिसकने लगता और टापू पे इधर उधर 2-4 जंगली फूल खिलने लगते कि नदी का चटाई सा शांत रूप बदल जाता। शायद चैत की किसी दोपहर को आकाश के उत्तर पूर्वी कोने में कोई स्याही की बूंद छिड़क देता और उसी के बाद से गुंगुआती हुई एक दबे रुदन की ध्वनि नदी की गहराई से उभरने लगती। धीरे धीरे वो ध्वनि बढ़ती जाती, साथ ही पवन के किवाड़ भी खुल जाते। उस तांडव आंधी में अगर समूचे पेड़ की बनी नाव भी फंस जाए तो जान लेकर लौटना दूभर हो जाता। यह शब्द चित्र है गंगा के डेल्टा पर बसे पूर्वी बंगाल के उस अभागे भूभाग का जो सारे समय संसार से कटा हुआ उपेक्षित पड़ा है, जहां अभी अभी भयानक तूफान ने लाखों की जानें ले ली। और यह गद्यांश किसी पाकिस्तानी लेखक का नहीं, बंगाल के प्रख्यात लेखक नारायण गंगोपाध्याय के उपन्यास उपनिवेश का है। नारायण बाबू का भी कलकत्ते में देहावसान हो गया। अंतिम समय तक वे उसी पूर्वी बंगाल की दारुण व्यथा कथा कहते रहे जो उनकी मातृभूमि रही है। तूफान के 1-2 दिन पहले की बात। अंतर्राष्ट्रीय कार रेस की मोटरें कलकत्ते से ढाका जा रही थी। सड़क के दोनों ओर पूर्वी बंगाल के मुसलमानों की भीड़। जिस मोटर पर कलकत्ते का नंबर होता वे घेर लेते। एक आवाज़ उठती, ए पार बांग्ला। सैकड़ों आवाज़ें बोलती, ओ पार बांग्ला। और फिर संवेद तुमुल ध्वनि करती, जय बांग्ला। एक जगह भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर भारतीय मोटर चालक से पूछा, तुम नारायण बाबू को जानते थे? उसने कहा, हाँ, वे हमारे सबसे प्रिय लेखक थे पूर्व बांग्ला के। और भीड़ में अनेक आंखें गीली हो आईं। रुंधे गले से वे बोले, जय बांग्ला। आगे धर्मवीर भारती लिखते हैं, ये घटना अकेली नहीं है। गुजराती, पंजाबी, सिंधी के कितने भारतीय लेखकों ने सीमा के उस पार जाकर ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के जंगखोर राजनीतिज्ञों ने जो भी खाइयाँ खोदी हों, पर साहित्य का, भाषा का, संस्कृति का बंधन अभी भी टूटा नहीं है।
झटके लगे हैं, जख्म हो गए हैं, पर गहरे में कहीं उनसे अभी भी प्यार रिश्ता है। पाकिस्तानी जंगखोरों की साजिशों को नाकारा करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि साहित्य और संस्कृति का सेतु और पायदार बनाया जाए, ताकि फौजी तानाशाहों की जंगी खाइयाँ नाकाम साबित हों। इस ऐतिहासिक दायित्व को अगर कोई खूबी से निभा सकता था तो वे उर्दू के लेखक थे, लेकिन अफसोस कि इस दिशा में सबसे ज़्यादा घपला अगर किसी ने किया तो उर्दू लेखकों ने। लेकिन ये काम अगर वे नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम होगा नहीं, ये होगा। हिंदी, बांग्ला, सिंधी, गुजराती, पंजाबी के साहित्यकारों को पाकिस्तानी साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों, शिक्षा शास्त्रियों और इतिहासज्ञों से अपने संबंध बढ़ाने होंगे, ताकि इस विशाल उपमहाद्वीप की जनता फौजी तानाशाहों के युद्धोन्माद से मुक्त होकर शांति से सहयोगपूर्ण सांस्कृतिक विकास में लग सके। एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी नागरिक के नाते हम किसी भी बुज़दिलाना फौजी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम यह भी अपने जहन में बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे कि हमारा किसी भी देश के आम इंसान से कोई भी बैर नहीं है। उसके भी सीने में वही दिल धड़कता है जो हमारे सीने में, और सच्चा साहित्य वो इधर का हो या उधर का, उन्हीं धड़कनों का एक अमर सेतु बनाता है। फौजी तानाशाहियाँ वे हिटलर की हों या स्टालिन की, एक दिन धूल में मिल जाती हैं, साहित्य के ये शब्द सेतु बने रहते हैं। ये लेख डॉक्टर धर्मवीर भारती ने 1971 में लिखा था, आज से 54 साल पहले।